हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 13 नवंबर 2020 और 13 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में जो भी साथी नए इस चैनल पे हैं, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न है, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनेगा। गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसमें देश भर से 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन किया गया है। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में आने के लिए संग्रहालय 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगले 3 वर्षों से 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। गांधीनगर में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परियोजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन से मुख्य फैक्ट कौन कौन बन। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे बात हो रही वर्ल्ड की, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय जो है ये कहाँ बना हुआ है, ये गुजरात में बना हुआ है। ये आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना, क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना जो संग्रहालय है वो कहाँ पे, ये आपके गुजरात में बनाया गया है। यहीं पे अगर बात करते हैं, और जो ये खिलौना संग्रहालय जो बनाया गया है इसमें करीब करीब कितने, जिसमें 11 देश 11 लाख लोगों खिलौनों का प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी संग्रहालय बनाया है यहाँ पे करीब करीब 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन होगा, जो अलग अलग छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, ऐसे खिलौनों को यहाँ पे क्या संग्रहालय में यहाँ पे रखा गया है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में आने के लिए, यानी अब देखो इसको क्या है, गिफ्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें करीब करीब कितना, करीब 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगले 3 से 5 वर्षों तक ये पूरा किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला और ये करीब कितने 3 से 5 साल में पूरा हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। यहीं पे अगर और बात करते हैं, गांधीनगर में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परियोजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। बात समझ में आ गई ना। यानी गांधीनगर में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की परियोजना के लिए बनाया गया। तो इस क्वेश्चन कौन कौन से बन जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय अभी हाल ही में कहाँ बनाया जा रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और कितनी इसमें लागत लगने वाली है, तो 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगने वाली। कितने वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा, तो 3 से 5 वर्षों में पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम द्वारा आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर 2020 को जयपुर के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च आयुर्वेदिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक NIA का उद्घाटन करेंगे। इन संस्थानों में 21वीं सदी में आयुर्वेदिक की वृद्धि एवं विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद है। धन्वंतरी जयंती के 2016 से हर साल आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके द्वारा का आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया गया। यानी कि जो भी आपके आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं उन सभी का क्या किया गया, एक बार फिर से उद्घाटन किया गया। और ये जो है ये 13 नवंबर, कब, 13 नवंबर को ये क्या किया, इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर के जामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदिक, यानी कि IITRA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक NAI के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं 21वीं सदी में आयुर्वेदिक वृद्धि एवं विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद है। यानी कि जो आपकी 21वीं सदी चल रही है इसमें क्या है कि वृद्धि एवं विकास वैश्विक पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसकी क्या नेतृत्व करेगा, कौन इसका भूमिका निभाएगा, इसके बारे में क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते हैं, धन्वंतरी जयंती है, ये सन 2016 से हर साल आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो धन्वंतरी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल आयुर्वेदिक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2016 से ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागीर लॉन्च की गई। भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बागीर को 12 नवंबर को मुंबई के मझगांव डाक पर लॉन्च किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पनडुब्बी का शुभारंभ किया। बागीर भारत में बन रही 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली INS कलावरी 2017 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद खंडेरी, करंज और वेला की गई। अब देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना कि 5वीं जो है ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी
कि पनडुब्बी बागीर लॉन्च की गई। कौन सी? बागीर यहाँ पे लॉन्च की गई। क्या? ये एक तरीके की पनडुब्बी है, जैसा कि यहाँ देखो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अगर इसकी हम बात करते हैं आगे, तो इसकी बात करते हैं कि ये कब लॉन्च की गई है, तो 12 नवंबर को, और इसका नाम क्या है? वागीर इसका नाम है। और कहाँ पे? मुंबई के मझगांव के डाक पर ये लॉन्च की गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, आप लोगों को ये भी याद रखना है, कौन? रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पनडुब्बी का शुभारंभ किया। बात समझ में आ गई ना? तो रक्षा राज्य मंत्री की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीपद नाइक हो जाएगा। लेकिन अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे? राजनाथ यहाँ पे मंत्री हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखते हैं बागीर जो है, अगर हम बागीर की बात करें तो भारत में बन रही 6 कलावरी श्रेणियों की पनडुब्बियों का एक हिस्सा है। यानी कि क्या है कि एक तरीके की 6 कलावरी जो कलवारी श्रेणी है, जो पनडुब्बी बन रही है, उन्हीं का एक ही हिस्सा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जो कलावरी है ये 2017 में लॉन्च की गई थी, और उसके बाद खंडेरी, और इसके बाद में करंज और वेली भी यहाँ पे की गई हैं। बात समझ में आ गई ना? टोटल कितनी है? 6 हैं, उनमें से ये सॉरी, बात समझ में आ गई ना? तो ये भी आप लोगों को याद रखना कि आपकी वागीर जो पनडुब्बी ये लॉन्च कर दी गई। तो कहाँ लॉन्च की गई? तो मुंबई के मझगांव के डाक पर ये लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? तो श्रीपद नाइक जो हैं रक्षा राज्य मंत्री, इन्होंने अभी हाल ही में इस पनडुब्बी का शुभारंभ कर दिया। और ये जो बागीर है ये 6 कलावरी श्रेणियों में किसका का हिस्सा है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नवीन पटनायक ने शुरू किया सेचा समाधान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान लॉन्च किया है। यह किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों को दौरा किए संबोधित करेगा। उन्होंने उद्योगों, वाणिज्यों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के जल वितरण के मुद्दे को हल करने के लिए 4 अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक है समझ में आ गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? एक द्विभाषी से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि ये 2 भाषा में होगा। ठीक है, एक तो आपको ये मान के चलो कि इंग्लिश तो कंपलसरी होगा। क्यों इंग्लिश कंपलसरी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हिंदी तो बोली नहीं जाती ज़्यादा, समझ में आ गया? तो एक तो इंग्लिश तो कंफर्म रहने वाली, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो भी इसमें रहने वाली। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या किया? एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? सेचा समाधान। इसका क्या आंसर इसका होने वाला है? बात समझ में आ गई ना? यहीं पे अगर हम बात करते हैं किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं, यानी कि जो भी आपकी सिंचाई करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों का दौरा किए संबोधित करेगा। यानी कि क्या करेगा कि अगर उनको कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती है, तो इस एप्लीकेशन में जाके आप उन चीज़ों को, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर बात करते हैं जल वितरण के मुद्दे को हल करने के लिए 4 अन्य ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ भी यहाँ पे किया गया है। बात समझ में आ गई ना? अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सेचा समाधान जो योजना है ये अभी लॉन्च की गई, तो कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। और ये क्या एक तरीके से सेचा समाधान है? तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में उड़ीसा में एक मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए जो लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका सेचा समाधान। यहाँ पे इसका आंसर होने वाला। और ये कौन है? ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपसे पूछा जाएगा, जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे गोरखपुर में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। गोरखपुर में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह वर्ल्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ताल झील में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगा। वर्ल्ड फेस्टिवल क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। पहले राजवन क्षेत्र में 6% कम था और अब यह बढ़कर 9% हो गया है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आपका वर्ल्ड फेस्टिवल किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वर्ल्ड फेस्टिवल की बात हो रही है। तो ये आपका कब होने वाला है? ये फरवरी 2021 में होने वाला है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि फरवरी 2021 की बात हो रही है, तो आखिर ये कहाँ होने वाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गोरखपुर हो जाएगा। और गोरखपुर की जब बात करते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
पूरी बात समझ में यहाँ पे आ गई, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये क्या अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो कब किया जाएगा? फरवरी 2021 में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे? गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जो साथी, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए जो साथी यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी की थी, जितनी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन यूपी से रिलेटेड है तो यूपी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। बात समझ में आ गई ना? क्या आप लोगों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोरखपुर में किया जा रहा है। और ये कब होगा? फरवरी 2021 में ये होने वाला है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं, ये वर्ल्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ ताल जो झील है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगा, यानी कि जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल से लोग आएंगे टूरिज्म लेकर, इन लोगों को आकर्षित करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा? एक तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अगर यहीं पे हम बात करते हैं, पहले राज्य में वन क्षेत्र की जो ये कितना था? 6% से भी कम था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया? 9% यहाँ पे बढ़ गया है। तो अगर देखा जाए तो कितना? 3% यहाँ पे ये बढ़ गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना, क्या वन का क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। बात समझ में आ गई ना? तो वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर गोरखपुर हो जाएगा। और कब किया जाएगा? फरवरी 2021 में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर राज्य वन क्षेत्र की बात करें तो 6% से कम था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया है? ये 9% से बढ़कर हो गया है। और ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधमपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर में जिला उधमपुर को जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई जीविका परियोजना के तहत जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य खेतों की सिंचाई सुनिश्चित करना और पानी का संरक्षण करना है। परियोजना जल संरक्षण के माध्यम से स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के विकास को परिकल्पना करती है। यहीं पे अगर बात करते हैं तो उधमपुर में यहाँ पे बात हो रही है किसकी? उधमपुर की यहाँ पे बात हो रही है। तो उधमपुर की जब बात हो रही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहाँ पड़ता है। ये आपका है जम्मू और कश्मीर में। बात समझ में आ रही? जम्मू कश्मीर का एक ये जिला है जहाँ पे ये उधमपुर आपका है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किसको? जिला उधमपुर को। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये इसके तहत क्या किया गया कि जीविका परियोजना के तहत जल संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार को सम्मानित किया गया। ये किसको सम्मानित किया गया? तो उधमपुर जिला को ये सम्मानित किया गया। यहीं पे अगर और बात करते हैं तो इस परियोजना के तहत उद्देश्य खेतों को सुनिश्चित करना और पानी का संरक्षण करना, यानी कि जो भी आपके एग्रीकल्चर है वहाँ पे खेतों की सिंचाई को सुनिश्चित करना और पानी का संरक्षण, पानी को बचाने के लिए इसके बारे में इनको बताया गया। और उनको इसमें उनका एक अच्छा योगदान रहा है। इसलिए क्या है, जम्मू कश्मीर का एक जिला उधमपुर है, इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर यहीं पे इस परियोजना की बात करते हैं तो ये जल संरक्षण के माध्यम से स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के विकास की परिकल्पना को निर्धारित करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन, इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल की निगरानी करेगा आईवी। कौन करेगा? आईवी यहाँ पे करने वाला। अब देख लेते हैं जरा इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। केंद्र ने ऑनलाइन फिल्मों में ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर की जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली समग्र सामग्री को सूचना प्रसारण मंत्रालय MIB के दायरे में लाने का आदेश दिया है। इससे पहले ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन था और भारत सरकार द्वारा व्यापार का आवंटन नियम 1961 में आदेश संशोधित किया गया और इसे 357 संशोधन नियम 2020 भी कहा गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके मुख्य प्लेटफॉर्म क्या होने वाले हैं। बात यहाँ पे हो रही है OTT प्लेटफॉर्म की, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? OTT प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर OTT की हम बात करें तो जो ऑनलाइन जो आपके जितने भी हैं, यानी ओवर द टॉप, जिसकी बात यहाँ पे जैसे ऑनलाइन चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स हो गया, या आपका अगर हम बात करें क्या नाम, नेटफ्लिक्स साथ में प्राइम हो गया, तो ये जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन चीज़ों को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। और न्यूज पोर्टल, यहाँ पे बात हो रही न्यूज पोर्टल की, इसकी निगरानी कौन करेगा? तो ये आपका करने वाला कौन है? आईवी मंत्रालय यहाँ पे इसका क्या करने वाला है।
बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो पहले अगर इसकी इससे पहले क्या करता था, ये करता था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये काम करता था। लेकिन अगर अब इसकी बात करें तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अब इसका क्या आईवी के द्वारा में ये लाने का आदेश जारी कर दिया है। यहीं पे अगर बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम है 1961, उसके तहत क्या इसको संशोधित कर किया गया है और इसे 357 संशोधन का नियम भी ये कहा गया। ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल निगरानी अब कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, आईवी यहाँ पे करने वाला, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, प्राइम वीडियो हो गया और इसके बाद में हॉटस्टार हो गया, गूगल प्ले हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जियो सिनेमा हो गया और एल्ट वाला जी हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो इन सभी की अब निगरानी कौन करेगा, आईवी मंत्रालय यहाँ पे करने वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चीन की चेन मेंग ने अपना पहला ITTF महिला विश्व कप खिताब जीत लिया है। विश्व की नंबर 1 चेन मेंग ने चीन हमवतन सूर इंग्या को 11-13, 11-16, 11-9, 11-6, 11-8 से हराकर वही चीन में आयोजित अपना पहला खिताब IITF महिला विश्व कप एट द रीस्टार्ट सीरीज टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। 2020 IITF महिला विश्व कप IITF स्वीकृत कार्यक्रम 24वां संस्करण था। जापान की मीमा इतो ने सीधे गेमों में जर्मनी का हॉन यंग को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। वही ने 13 से 15 नवंबर के बीच 21 खिलाड़ियों को वाले पुरस्कार को विश्व कप टूर्नामेंट के लिए मेजबानी यहाँ पे करेगा। तो इसके मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं चीन मेंग की, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे बात कर रहे हैं चीन मेंग की। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या अपना IITF का पहला विश्व कप खिताब यहाँ पे जीत लिया और ये कहाँ की रहने वाली है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, चीन की ये रहने वाली हैं। और ये कौन है, जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो ये कौन है, चेन मेंग यहाँ पे इनका नाम है। और इन्हें अभी हाल ही में क्या है, IITF महिला विश्व कप का खिताब इन्होंने जीत लिया है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये एक तरीके की रीस्टार्ट सीरीज टेबल थी। क्या रीस्टार्ट सीरीज टेबल थी, इन्होंने अभी हाल ही में इसको जीत लिया है। और 2020 की अगर बात करते हैं तो विश्व कप के साथ में ये 24वां संस्करण इसका हुआ था। तो अभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी IITF का 24वां संस्करण हुआ था, इसमें अभी किसने खिताब को जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन मेंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करते हैं जापान की मीमा इतो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जापान की मीमा इतो ने सीधे गेम जर्मनी के हान यंग को हराकर कांस्य पदक भी यहाँ पे जीत लिया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इनको जापान की मीमा इतो ने यहाँ पे कांस्य पदक जीतकर यहाँ पे हासिल कर लिया है। बात समझ में आई। और किसको हराया, यहाँ पे इन्होंने जर्मनी की हान यंग को हरा दिया है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, वाही ने 13 से 15 नवंबर के बीच 21 खिलाड़ियों वाले पुरुषों को विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी ये करने वाला है। कब, 13 से 15 नवंबर के बीच 21 खिलाड़ियों वाले पुरुषों का टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या भाई, महिला वाला तो पहले हो गया है, अब ये आपका कौन सा स्टार्ट होने वाला है, ये 13 से 15 नवंबर के बीच में आपका 21 खिलाड़ियों के पुरुषों के विश्व कप टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पूरी बात याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद है बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा अल खलीफा का निधन हो गया है। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 वर्षीय का संयुक्त राज्य अमेरिका के मेयो क्लिनिक अस्पताल में निधन हो गया है। प्रिंस खलीफा बहरीन के साथ साथ और दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। वह 1971 में स्वतंत्रता के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री पद का संभाल रहे थे। बहरीन में 1 सप्ताह का आधिकारिक शोक मनाया जाएगा, जिसके दौरान झंडे को आधा झुका दिया जाएगा। यहीं पर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मनामा इसकी राजधानी हो जाएगी। ये देख लेते भाई, इसके फिर मुख्य फैक्ट कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि बहरीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो बहरीन की यहाँ पे बात हो रही है तो ये बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी, मनामा या की राजधानी हो जाएगी। यहीं पे क्या है कि बहरीन के जो प्रधानमंत्री थे कौन, प्रिंस खलीफा अल खलीफा, ठीक है, या इनको खलीफा के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा इनका पूरा नाम था। इनका क्या अभी हाल ही में मेयो क्लिनिक अस्पताल में क्या निधन हो गया है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अगर इसकी और बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, क्यों बन जाता, इसलिए बन जाता है
कि प्रिंस खलीफा बहरीन के साथ साथ दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल खलीफा, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। यहीं पे अगर और बात करते हैं, यह 1971 में स्वतंत्रता के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री पद को संभाल रहे हैं। कब से? 1971 से ये क्या है, ये प्रधानमंत्री पद को संभाल रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा कि बहरीन में 1 सप्ताह का यहाँ पे आधिकारिक शोक किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी नेशनल डेथ हो जाती हैं, उन पे क्या होता है कि शोक के रूप में जो झंडा वहाँ का होता है, यानी कि राष्ट्र जो नेशनल फ्लैग होता है, उसको वहाँ पे आधा क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना, पूरी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहरीन के प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है, वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर वो रहे हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ गई ना कि खलीफा बिन का अभी हाल ही में क्या है, निधन हो गया है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है कि प्रिंस खलीफा ने अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का यहाँ पे रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और यूट्यूब है। यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो आज अब हम इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अभी क्या नाम उत्तर प्रदेश के आप लोगों को ये बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा कि यहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये आप लोगों को बताना है। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं विधानसभा हो गया और लोकसभा हो गया, लोकसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। और अगर आप चाहो तो एक आंसर और दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट टाइम पे जो आपके राज्यपाल हैं, इनका भी अगर आप चाहो तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या चीज़ आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें और जो लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं। इसके बाद में आप लोगों को और क्या बताना है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे कौन है और उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे कौन अभी राज्यपाल है। ये चीज़ आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जिन साथियों को पीडीएफ में मिलने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ से आप लोगों को क्या है कि आपको डेली के डेली जो पीडीएफ है वो आपके अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।